हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं घटना चक्र पब्लिकेशन की यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट। इसके पहले आपको 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा चुके हैं, ये तीसरा प्रैक्टिस सेट होगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? ऑप्शन दिया है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, भूटान और अफगानिस्तान, और ऑप्शन डी है म्यांमार और बांग्लादेश। ओके, तो ऑप्शन इज डी इज करेक्ट, म्यांमार और बांग्लादेश। तो पूर्व में भारत की सीमा जो है म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। ओके, नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दे दिया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो कुल मिला के जो है 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमावर्ती हैं, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। अगर क्वेश्चन में दे कि कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो आप ऑप्शन जो है, अगर ऑप्शन में 8 और 9 दोनों दिया हुआ है, तो अगर केवल कह रहा है राज्य कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो ऑप्शन आपका कौन सा दिया जाएगा? 8 वाला, ठीक है। 9 मत लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इसलिए कुल संख्या कितनी हो जाएगी उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले की? तो 9 राज्य। ओके, चलिए अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? ऑप्शन है हफीजा, रऊफ, धूमल और डांगी। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी इज करेक्ट, डांगी जो है ये आपका जम्मू कश्मीर का नहीं है, बल्कि ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ओके, बाकी बात करें हफीजा, हफीजा है, रऊफ है और धूमल जो है ये आपका जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, और डांगी जो है ये हिमाचल प्रदेश का है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो आपको बता दें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है गणित, चिकित्सा, रसायन, अर्थशास्त्र, तो गणित के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अगर बात करें नोबेल पुरस्कार के बैकग्राउंड की, तो नोबेल पुरस्कार जो है ये नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ओके, 1901 में स्थापित हुआ था नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल फाउंडेशन द्वारा। कहाँ पे हुआ था स्थापित? स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। ओके, और बात करें, यह पुरस्कार जो है प्रारंभ में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कौन कौन से? शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन तथा चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता था। ओके, अगर बात करें आपका जो है 1969 यानी 1969 में जो है अर्थशास्त्र में भी जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा, ठीक है। और जो है इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए जो है आपका सही है, यानी गणित के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता। कुल टोटल 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, प्रारंभ में 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था, और लास्ट में आपका कौन सा जुड़ा है? अर्थशास्त्र वाला। कब जुड़ा है? 1969 में। ओके, याद रखिएगा कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं जिनमें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। ओके, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ओके, और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तीनों ही डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रम से ही है मार्च, अप्रैल, मई, तो डेट सेम है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का कौन सा सदस्य नहीं है? इसमें कंबोडिया, चीन, लाओस, फिलीपींस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, चीन जो है आसियान का सदस्य नहीं है। बता दें आपको आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन ऑफ नेशंस। आसियान के फुल फॉर्म की बात करें तो आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, आई रिपीट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। आसियान के गठन की बात करें तो ये इसका गठन कब हुआ था? 1967 में इसका गठन हुआ था, 8 अगस्त 1967 में इसका गठन हुआ था। और जब इसका गठन हुआ था तब कुल 5 सदस्य थे इसमें। कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर। ओके, जब इसका गठन हुआ था आसियान का 1967 में, तब इसमें कुल 5 सदस्य थे। कौन कौन थे? इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर। ओके, अगर बात करें वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है, ठीक है। कौन कौन से सदस्य हो गए? 10। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई एवं लाओस। एक बार रिपीट कर लेते हैं, वर्तमान में आसियान में कुल 10 सदस्य हैं। ये 10 सदस्य इस प्रकार हैं, नाम है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई एवं लाओस। ओके, बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। और बात करें वर्तमान में, आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा, तो इंडोनेशिया की राजधानी भविष्य में क्या होने वाली है? नूशंतारा, जो कि बोर्नियो द्वीप पर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? कोची, पटना, मदुरै, प्रयागराज। ऑप्शन सी इज करेक्ट, मदुरै,
ठीक है। तो भारत का जो मदुरै शहर है तमिलनाडु में पड़ता है ये, और मदुरै को जो है पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जा सकती है? स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी के द्वारा जो है लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। ओके, अब इसमें से देखिए डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है, स्थगन, सत्रावसान और विघटन। तो विघटन और सत्रावसान दोनों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है विघटन और सत्रावसान। लेकिन लोकसभा की जो बैठक होती है वो स्थगित किसके द्वारा की जाती है? तो स्थगन जो है ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करें इसकी जो है अनुच्छेद की, इस सत्रावसान जो है ये अनुच्छेद 85(2) का के तहत, ठीक है, किया जाता है, और विघटन जो है ये 85(2) खा के तहत, ठीक। इन दोनों का जो है यानी कि सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करता है। तो बात करें सत्रावसान जो है ये 85(2) का के तहत और विघटन जो है 85(2) खा के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और स्थगन जो है ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये डिफरेंस है, बहुत बड़ी क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण यानी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, कब हुआ था? भारत में उदारीकरण या आर्थिक उदारीकरण यानी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन ए है औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, ऑप्शन बी है भारतीय रुपए की परिवर्तनशीलता के साथ, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्य विधिक औपचारिकताएं दूर करने के साथ, और ऑप्शन डी है कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ जो है भारत में आर्थिक उदारीकरण स्टार्ट हुआ था। बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की, तो जून 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई थी, ठीक है, तो उस समय जो ये 24 जुलाई 1991 में जो है क्या किया गया, आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण प्रारंभ हुआ था, और 24 जुलाई 1991 को ही नई औद्योगिक नीति लागू की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 24 जुलाई 1991 को ही नई औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। और बात करें इसके तहत क्या हुआ था, 18 जो कोर इंडस्ट्रीज थे यानी कि जो 18 प्रमुख उद्योग थे, इनको छोड़कर सभी उद्योगों को जो है लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था, लिबरल कर दिया गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? ऑप्शन ए है बड़े किसानों को सुलभ क्रेडिट की उपलब्धता, ऑप्शन बी है सहकारी खेती, ऑप्शन सी है अंतर्विष्ट वृद्धि, और ऑप्शन डी है ग्रामीण क्षेत्र का विकास। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अंतर्विष्टि वृद्धि जो है ये द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य था। बात करें द्वितीय हरित क्रांति का बैकग्राउंड, तो ये जनवरी 2006 को एम एस स्वामीनाथन ने कोयम्बटूर में हरित क्रांति के बाद समावेशी या अंतर्विष्ट, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, हरित क्रांति यानी कि इंक्लूसिव ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कही थी, ठीक है, जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने द्वितीय हरित क्रांति यानी सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में देखा, ठीक है, जिससे कि क्या हो, देश का जो वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन था वो वर्तमान स्तर से 2 गुना हो सके, ठीक है। और अगर बात करें कि द्वितीय हरित क्रांति का जो ये बैकग्राउंड, इसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 93वां विज्ञान कांग्रेस हुआ था, उसमें इन्होंने द्वितीय हरित क्रांति की बात कही थी, ठीक है, ये था इसका बैकग्राउंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? ऑप्शन ए है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन डी है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में किस संस्था द्वारा 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी इज करेक्ट, वित्त मंत्रालय द्वारा। ओके, चलिए, और आपको बता दें कि जो 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के होते हैं ये वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गत किए जाते हैं, ये तो हो गया, ठीक है। और इस पर जो है वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूज करता है कभी-कभी, ठीक है। तो वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गत किए जाते हैं क्या, 1 रुपए के करेंसी नोट और सिक्के, 1 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का नोट जो है वित्त मंत्रालय निर्गत करता है, ठीक, और इस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं, तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। और अगर बात करें इसके अलावा अन्य नोटों पर जो है आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, कंफ्यूज नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा के लिए याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अरविंद पनगड़िया, रघुराम राजन, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, और डी है राजीव कुमार। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करें वर्तमान में कौन है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, तो कौन है, सुमन बेरी। ओके, चलिए, तो अगर बात करें नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे, और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति डैश का एक उदाहरण है। ऑप्शन है सरल रेखीय गति, प्रक्षेप्य गति, अतिशयोक्तिपूर्ण गति या क्षैतिज गति। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट,
तोप द्वारा दागा गया जो गोला है वो प्रक्षेप गति का उदाहरण है। प्रक्षेप का मतलब समझ, जब कोई चीज़ आप फेंकते हैं तो ऐसे कर्व होके जाता है ना, ये प्रक्षेप गति का उदाहरण है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि डैश होती है। ऑप्शन है सेप्टोमैक्सिलरी, डेंट्री, फीमर या स्टेपीज। हम लोग ये क्वेश्चन जो है बहुत समय पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? स्टेपीज होती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो कि कान में पाई जाती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न विटामिनों को उनके सही वैज्ञानिक नामों के साथ मिलान करें। इसमें पहला दिया हुआ विटामिन का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल होता है, और विटामिन ई का जो होता है वो टोकोफेरॉल होता है, सी का स्कॉर्बिक एसिड होता है, और डी का कैल्सीफेरॉल। ओके, कोली कैल्सीफेरॉल यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन ए इज करेक्ट, CBAD। ओके, नेक्स्ट है, अगला है गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है। ऑप्शन ए है कॉपर टिन जिंक, बी है कॉपर लेड सिल्वर, सी है कॉपर जिंक लेड, एंड डी है कॉपर आयरन निकल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, कॉपर टिन जिंक होता है, जिसमें से आपका 88% कॉपर होता है। ठीक है, बात करें 88% जो है ये आपका कॉपर होता है। ठीक, और 8 से 10% टिन होता है, और 2 से 4% जो है ये जेडन यानी जिंक होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका गन मेटल में मिश्र धातु में मिली होती है कॉपर टिन जिंक। ओके, गन मेटल में क्या होता है? कॉपर टिन जिंक। ओके, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार है? सोडियम, बेरियम, सिलिकॉन, पोटेशियम। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कह रहा है आतिशबाजी में हरे प्रकाश के लिए। ठीक है, तो हरे प्रकाश के लिए क्या जिम्मेदार है? बेरियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें पीले रंग के लिए क्या जिम्मेदार होता है, तो सोडियम नाइट्रेट। ध्यान से सुन लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हरे प्रकाश के लिए क्या जिम्मेदार है? बेरियम। पीले प्रकाश के लिए सोडियम नाइट्रेट। ओके, पीले प्रकाश के लिए सोडियम नाइट्रेट। और बात करें नीले प्रकाश के लिए, तो नीले प्रकाश के लिए कॉपर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हरे प्रकाश, एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। हरे प्रकाश के लिए बेरियम का यूज किया जाता है, पीले प्रकाश के लिए सोडियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है, और नीले प्रकाश के लिए कॉपर क्लोराइड का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? ऑप्शन है मूल अधिकार, बी केंद्र सरकार, सी राज्य सरकार, डी राज्य की नीति के निदेशक तत्व। ओके, तो आर्टिकल 24 जो है आपका मूल अधिकार से ही रिलेटेड है, क्योंकि आपको पता है मूल अधिकारों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लिखित है, तो इसके अंतर्गत ही आ रहा है अनुच्छेद 24। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है, और इसी के तहत ही आपका मूल अधिकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी राज्य की नीति के निदेशक तत्व, डी मूल अधिकार। तो अनुच्छेद 43 ए जो कि कहता है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है, ये आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, राज्य की नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है। ओके, आपको बता दें कि जो हमारे संविधान में भाग 4 के तहत, ठीक है, भाग 4 के तहत नीति निदेशक तत्वों की बात की गई है, और ये आपका अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निदेशक तत्वों की बात की गई भाग 4 के तहत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। ओके, बात करें कि भारत के मूल संविधान में मूल रूप से कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। ठीक है, सबको पता होगा ये 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग। ठीक है, ये तो मूल संविधान की बात हो गई। ठीक है, और अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में लगभग जो है, ठीक है, गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद हो गए हैं? लगभग 468 अनुच्छेद हो गए हैं। ठीक है, और 12 अनुसूचियां हो गई हैं, और 25 भाग हो गए हैं। ये वर्तमान की बात है, प्रेजेंट में। ओके, और मूल संविधान वाला हमें याद रखना है 395। ओके, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, मूल संविधान अगर पूछता है तो आप 395 अनुच्छेद बताएंगे, 8 अनुसूचियां बताएंगे और 22 भाग बताएंगे। ओके, और अगर वर्तमान में पूछता है तो क्या बताएंगे? 468 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं? ऑप्शन है कानूनी सुलह अधिनियम, ऑप्शन बी है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, सी है न्याय अधिनियम का प्रशासन, एंड डी है पंचायत सुलह अधिनियम। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लोक अदालतें जो है किसके तहत बनाई गई हैं या किसके अधीन बनाई गई? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत बनाई गई हैं, और ये अधिनियम कब का है? 1987। ठीक है, 1987 का अधिनियम है, और इसके तहत जो है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो है 1987 का अधिनियम, और इसके तहत जो लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित हैं संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या अवशिष्ट सूची में। तो वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें या कानून बना सकती हैं वो क्या है? समवर्ती सूची के तहत है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अगला है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या बीजी तिलक। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कब? जब भारत स्वतंत्र हुआ था। ओके, नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। कहाँ से किया था? इन्होंने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ 1930 में कहाँ से किया था? दांडी से किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपको बता दें सविनय अवज्ञा आंदोलन का बैकग्राउंड क्या रहा था, ध्यान से इसको याद करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी को मेंशन किया हुआ आपके सिलेबस में। ओके, तो बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स की। महात्मा गांधी ने जो है ये 12 मार्च 1930, ठीक, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों के साथ इन्होंने पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग जो है 390 किलोमीटर, ठीक, या 241 मील, MILE माइल। ओके, ये दोनों ही याद रखिएगा, मील में पूछेगा तो 241 मील, ओके, और किलोमीटर में पूछेगा तो 390 किलोमीटर, ठीक है, 390 किलोमीटर या 241 मील, दोनों एक ही बात है, ठीक है। 241 मील या 390 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने दांडी तक की थी, ठीक है, कहाँ से? साबरमती आश्रम से दांडी तक। ओके, दांडी कहाँ पड़ता है? ये गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा, नवसारी डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में पड़ता है, वहीं पे दांडी है। और गांधी जी ने कुल अपने 80 सहयोगियों के साथ पैदल यात्रा की थी, 24 दिनों तक इनकी यात्रा चली थी, कुल 390 किलोमीटर या 241 मील इन्होंने यात्रा की थी, ठीक है। और स्टार्ट कब किया था इन्होंने? 12 मार्च को किया था, ये भी याद रखना है, 12 मार्च 1930 को। और ये पहुंचे कब थे दांडी में? 6 अप्रैल। ओके, डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। दांडी पहुंचकर इन्होंने नमक उठाकर जो है नमक कानून को तोड़ दिया था, ठीक है। और जब इन्होंने नमक कानून तोड़ा था उसी समय जो है इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ भी कर दिया था। ओके, तो ये इसका बैकग्राउंड रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होने का। डेट याद रखना है, दांडी मार्च स्टार्ट कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को साबरमती से स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च, और समाप्त कहाँ हुआ? दांडी में, ठीक है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1777, चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय संविधान अधिनियम 1950। ऑप्शन ए इज करेक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है कोलकाता में सर्वप्रथम जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। एक्ट यानी अधिनियम कौन था? तो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, लेकिन स्थापना कब हुई थी? 1774 में, ठीक है, 1974 में स्थापित हुआ था। और एक्ट कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। ओके, और बता दें जब यह सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया तो इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे, इनका नाम याद रखिएगा, एलिजा एम्पे या इम्पे। ओके, एलिजा एम्पे ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे। इसके अलावा अगर बात करें अन्य न्यायाधीशों की तो उसमें थे आपके रॉबर्ट चैम्बर्स थे, और स्टीफन ली मैस्टर थे, और जॉन हॉयड थे, ठीक है, ये अन्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। तो कुल मिला के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 4 न्यायाधीश थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है इकबाल, MK गांधी, भगत सिंह या SC बोस। SC बोस का मतलब क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। किसने दिया था? देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ये जो है मौलवी हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था, ठीक है, लेकिन भगत सिंह ने इसे लोकप्रिय बनाया था, तो भगत सिंह को ही माना जाता है। ऑप्शन में अगर देता है हजरत मोहानी वो भी सही हो जाएंगे अगर भगत सिंह नहीं देता है तो, ठीक है। और अगर हजरत मोहानी नहीं दे रहा है तो भगत सिंह, ठीक है, क्योंकि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये लिखा किसने था? हजरत मोहानी ने लिखा था, ठीक है, लेकिन जो ये लोकप्रिय किसने बनाया था? भगत सिंह, इसलिए इनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऋग्वेद। ओके, ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना है। और बात करें भारतीय साहित्य में जो है कुल 4 वेद हैं, कौन कौन से हैं? सबसे पुराना ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी। तो हड़प नीति जो है ये किसकी है? लॉर्ड डलहौजी की। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, लॉर्ड डलहौजी का जो है टाइम पीरियड क्या है? ये जो है 1848 से 56 तक है, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी का ही जो है ये हड़प नीति है, और इस हड़प नीति को ही जो क्या कहते हैं? व्यपगत का सिद्धांत भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके तहत जो है विलय किए गए प्रदेश कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, सतारा है सबसे पहले किया गया। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि सबसे पहले किसका विलय किया गया था, ठीक है, हड़प नीति के तहत सतारा का किया गया था, ठीक है, सतारा का किया गया था। याद रखिए कब किया गया था? 1848 में किया गया था, ठीक है, सतारा का किया गया था 1848 में, ठीक, सतारा। उसके बाद जैतपुर संभलपुर का किया गया था 1849 में, दोनों का ही, ठीक है। फिर बघाट का किया गया था 50 में, और यानी 1850।
उदयपुर का 1852 में किया गया था, फिर झांसी का किया गया था 1854 में और इसके बाद नागपुर का 1854 में, ठीक है। यानी झांसी और नागपुर का दोनों का ही 1854 में किया गया था और सबसे पहले सतारा का 1848 में, ठीक है। तो कौन-कौन से जो है मतलब प्रदेश हो गए जो लाल डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत विलय किए गए थे। कौन-कौन सा? सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी तथा नागपुर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के डैश राज्य में हुआ था। तो भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? पंजाब, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिहार में हुआ था। तो बिहार राज्य में पड़ता है क्या? आपका कुंडग्राम। ओके, बिहार में ही पड़ता है आपका कुंडग्राम, यहीं पे इनका जो है जन्म स्थान माना जाता है। और इनके बचपन का नाम क्या था महावीर स्वामी के? वर्धमान, याद रखिएगा। और इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ऋतुपालिका नदी के तट पर हुई थी। किस वृक्ष के नीचे हुई थी? साल वृक्ष के नीचे हुई थी, ठीक है। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? कुमार गुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। ऑप्शन बी इज करेक्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, आर्यभट्ट और कालिदास जो है ये गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इनके दरबार में इनको संरक्षण प्राप्त था। और आर्यभट्ट जो क्या थे? एक महान गणितज्ञ थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दिया भवन, एक तरफ निर्माण करता। तो देख लेते हैं। पहला दिया सुल्तानगढ़ी। तो सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तानगढ़ी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। लाल महल का निर्माण बलबल ने करवाया था, ठीक है। और जमात खाना मस्जिद का निर्माण जो है किसने करवाया था? खिजर खां ने करवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा, या 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 3 4 1 2। ओके, नेक्स्ट है। तो अगला क्वेश्चन है, छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो छत पर जो है जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य क्या है? तमिलनाडु। ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तमिलनाडु में जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है प्रत्येक घर के छत पर। ओके, अच्छी जी पहल है। ओके, नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों हैं? ऑप्शन है, अधिक प्रकाश पड़ता है, कम वर्षा होती है, कम प्रकाश पड़ता है, अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, अधिक वर्षा होती है, ठीक है। यानी कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से क्यों ढकी है? क्योंकि पश्चिमी घाट की जो पश्चिमी ढलानें हैं वहाँ पे अधिक वर्षा होती है, इसलिए वो क्या है? घने जंगलों से ढकी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑब्वियसली सबको पता होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ओके, और ये डेल्टा की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है, ये भी याद रखिएगा। ओके, और इसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? कौन सा दर्रा है? चांगला दर्रा, अगिल दर्रा, लानकला दर्रा या बनिहाल दर्रा? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बनिहाल दर्रा, ठीक है। जो बनिहाल दर्रा है ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक है। और ये आपका बनिहाल दर्रा जो ये पीर पांजाल श्रेणी में स्थित है और जो जवाहर सुरंग है इसी बनिहाल दर्रे में ही स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ से 3 4 क्वेश्चन आपका बन रहा है, ठीक है। पहली बात तो बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जो है ये पीर पांजाल श्रेणी में स्थित है और बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? कजाकिस्तान, कनाडा, इजराइल या ऑस्ट्रेलिया? ओके, तो बता दें कजाकिस्तान जो है ये यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है 2022 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बता दें 5 शीर्ष उत्पादक देश क्रमशः कौन है जो कि आपके यूरेनियम का उत्पादन करते हैं? कजाकिस्तान, कनाडा, नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान। तो फर्स्ट नंबर पे पूछा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कजाकिस्तान। सेकंड नंबर पे आपका कौन सा आ जाएगा? कनाडा आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, ठीक है। ऑप्शन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से, या उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद से, या ऑप्शन डी है भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी या औद्योगिकी अनुसंधान परिषद से, ठीक है। तो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर जो है किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से, जिसे ICAR के नाम से जानते हैं, ठीक है। ICAR के नाम से जानते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ओके, तो हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित की जाती है ICAR द्वारा, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। राज्य है राजधानी, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है, ठीक है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, तेलंगाना की हैदराबाद है और पश्चिम बंगाल की कोलकाता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही जगह? 3 4
1 2, ठीक है, 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, देश है और राजधानी, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, इसका जो है ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, यहीं से मिलान कर लेते हैं और ऐसे ही आप इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला दिया है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी? अबू धाबी। ओके, जर्मनी की बर्लिन, चिली की सैंटियागो और मोरक्को की रबात, ठीक है, याद कर लीजिएगा। संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है वो क्या है? अबू धाबी है, जर्मनी की बर्लिन है, चिली की सैंटियागो है और मोरक्को की रबात है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 40 तक ही सॉल्व करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।